अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन ऑफ द बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, कि बायो का दूसरी साइंसेस के साथ जो है वो क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, इसमें तकरीबन 7 आपकी जो है ना वो रिलेशंस बताए हुए हैं, जिसमें बायोकेमिस्ट्री है, बायोफिज़िक्स है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है, बायोजियोग्राफी है, बायोस्टैटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और नेक्स्ट बायो इकोनॉमिक्स है। वन बाय वन करके इन सबको पढ़ते हैं। हमारे पास जो सबसे पहले आती है वो है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब जैसे कि इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है बायो एंड केमिस्ट्री, यानी कि इसमें हम बायो और केमिस्ट्री के रिलेशनशिप को पढ़ेंगे। अब केमिस्ट्री में हमारे पास क्या आ जाता है, जितने भी केमिकल्स हैं या फिर हमारे पास जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, जितने भी केमिकल्स हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, ये सारे हमारे पास केमिस्ट्री में आते हैं। ठीक है, अब ये जो है केमिकल और केमिकल रिएक्शंस, बेसिकली इसका लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या रोल है, ये किस तरह से रोल प्ले करते हैं, यानी कि केमिकल और केमिकल रिएक्शन का इंसानों के अंदर देखना कि क्या रोल है, या फिर जितने भी जानदार हैं उनके अंदर देखना कि क्या रोल ये प्ले कर रहे हैं, ये हमारे पास कहलाता है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसमें आपके यहाँ एग्जांपल दी हुई है आपकी बुक में फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, बेसिकली फोटो मीन जिधर भी आ जाए उसका मतलब होता है लाइट। ठीक है, सिंथेसिस का मतलब होता है मेकिंग, यानी कि कोई चीज़ बन रही है लाइट की मौजूदगी में। क्या बन रहा है, अब हम वो देख लेते हैं। क्या होता है कि सबसे पहले होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास साथ में आ जाता है, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, उसके साथ वाटर आता है, और फिर क्या होती है कि लाइट की मौजूदगी में, ठीक है, लाइट की मौजूदगी में क्या होता है कि ग्लूकोज बनता है, और साथ में हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन बन जाती है। अब ये प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है, अब ये क्या है, ये एक केमिकल रिएक्शन चल रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये एक केमिकल रिएक्शन चल रहा है, जो कि हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस को हमने किसके साथ देखना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। तो ये किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा होगा। तो ये किसके अंदर होता है, ये बेसिकली प्लांट्स के अंदर होता है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि प्लांट्स भी हमारे पास जो है वो जानदार होते हैं, वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो प्लांट्स के अंदर लाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का बनना, इसको हम जो है वो फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो बेसिकली उसकी खुराक है पौधों की। हर जानदार को ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। तो क्या होता है कि वो जो है खुराक जो बना रहा है वो है ग्लूकोज, और वो उसको इस्तेमाल कर लेता है। साथ में ऑक्सीजन फ्री में बन जाती है। तो ये क्या करता है, ये उसको हवा में खारिज कर देता है, और हम इंसान या फिर जो बाकी एनिमल्स हैं वो इस ऑक्सीजन को अपनी रिस्पायरेशन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी जो साथ में एग्जांपल दी हुई है वो है रिस्पायरेशन। ये इंसानों के भी अंदर होती है, ये पौधों के अंदर भी होती है, जितने भी जानदार हैं उनके अंदर ये होती है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दी, कार्बन डाइऑक्साइड को उन्होंने बाहर खारिज कर दिया। रिस्पायरेशन बेसिकली सांस लेने के अमल को कहते हैं, और हर जानदार को ज़िंदा रहने के लिए सांस लेना ज़रूरी है। ठीक है, और पौधे भी जो है वो सांस लेते हैं, रिस्पायरेशन पौधों के अंदर भी होती है। अब हमने तो कहा था कि पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो हमें देते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया, वो ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। लेकिन रिस्पायरेशन रात के वक्त होती है, दिन के वक्त वो फोटोसिंथेसिस से काम चला रहे होते हैं, क्योंकि लाइट होती है। लाइट कौन सी, जो हमारी सूरज की रोशनी होती है। लेकिन रात के वक्त सूरज नहीं होता, कोई रोशनी नहीं होती, तो रिस्पायरेशन स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि रात को दरख्तों के नीचे नहीं लेटना चाहिए, सांस बंद होता है। सांस क्यों बंद होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन आपके एनवायरनमेंट से खींची जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड दी जा रहा है, और हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें तो ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन हमें मिल नहीं रही, कार्बन डाइऑक्साइड उसके बदले में मिली जा रही है। इस वजह से हमें सांस लेने में जो है वो मुश्किल पेश आती है। यही वजह है कि कहा जाता है कि रात को जो है वो दरख्तों के नीचे नहीं लेटना चाहिए या फिर नहीं सोना चाहिए।
ठीक है। तो ये हमारे पास बायोकेमिस्ट्री थी कि किस तरह जो है ना वो केमिकल रिएक्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास फील्ड आती है वो है बायोफिज़िक्स, ठीक है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि बायो का फिज़िक्स के साथ रिलेशन। अब इसमें बेसिकली क्या है, जो आपकी एग्जांपल दी हुई है कि फ़िज़िक्स में होता है लिवर, ठीक है, और हमारे जो बायो है यानी कि जो इंसान हैं या फिर जितने भी जानवर हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर आती हैं बोन्स यानी कि हड्डियाँ, मसल्स यानी कि जो पट्टे होते हैं वो, इसके अलावा हमारे पास आते हैं जॉइंट्स। अब ये जो जॉइंट्स होते हैं यानी कि जोड़ वगैरह, ठीक है। अब लीवर क्या है, लीवर के रूल को समझते हुए हमने बोन्स, मसल और जॉइंट्स के रूल को जो है वो समझना होता है। हमने समझना है कि किस तरह से ये मिल के जो है ना वो एक बॉडी को मूव करवा रहे होते हैं। और लीवर में भी बेसिकली ये होता है कि एक जो होता है ना, मैं आपको बना के दिखाती हूँ ऐसे, ये जो होता है ना ये एक पिवट पॉइंट होता है, यानी कि यहाँ पर चीज़ जो होती है ना वो स्टेशनरी होती है यानी कि जमी हुई होती है, रुकी हुई होती है। यहाँ पर हम लोड डालते हैं, ठीक है, जिसको हमने उठाना होता है, जिस वज़न को हम उठा के लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे हम जो है वो फोर्स लगाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ उठाने के लिए जो है वो हमें ताकत की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से जो है वो लीवर वर्क करता है। ये बेसिकली हम जो है फ़िज़िक्स अपने डेली रूटीन में कैसे यूज़ कर रहे होते हैं कि किसी चीज़ को उठाने के लिए, ठीक है, यानी कि लोड किया किसी चीज़ को और उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया। अब ये बोन, मसल और जॉइंट जो है ना वो किस तरह से बेसिकली इसमें काम कर रहे होते हैं। इसमें ये होता है कि जो बोन है ना हमारी, मैं अब आपको हाथ से एग्जांपल देती हूँ। ये हमारे जोड़ हैं, ये भी जोड़ है, ये भी जोड़ है, ये भी जोड़ है, ठीक है। अब इसके दरमियान जो मसल्स यानी कि पट्टे हैं, और ये बोन है, ये बोन है, और ये भी हमारे पास बीच में बोन्स होती हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे जोड़ हैं ना ये क्या करते हैं, ये पिवट पॉइंट का काम करते हैं, यानी कि एक जगह पे साके रखते हैं। जबकि जो हमारी बोन्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो लोड का काम करती हैं, यानी कि उन्होंने लोड डाला हुआ है। और हमारे मसल्स क्या काम करते हैं, वो फोर्स लगाने का काम करते हैं। हमारे मसल्स जो है वो हमारी बोन्स को मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इस तरह बोन्स, जॉइंट्स और मसल ये तीनों मिलके जो है मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। और इसी तरह जो हम चलते फिरते हैं या फिर अपने हाथों से कोई काम वगैरह करते हैं, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ को मसला हो गया, बोन में इशू आ गया, मसल में कोई इशू आ गया या फिर जॉइंट में कोई इशू आ गया, तो हम अपने जो है वो मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों को फालिज हो जाता है, ठीक है। फालिज में क्या होता है कि उनके जो मसल्स हैं, उनके जो पट्टे हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते। जब अब देखें उनके मसल्स, सिर्फ पट्टे नहीं काम करें लेकिन बोन्स और जॉइंट भी फिर काम करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उन बोन्स और जॉइंट को हरकत देने के लिए मसल्स यानी कि पट्टों का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह मसल्स, बोन्स और जॉइंट्स ये तीनों मिलके जो है क्या कर रहे होते हैं, ये जो है मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट फील्ड जो हमारे पास आती है वो है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। अब कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में बेसिकली क्या होता है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कंप्यूटेशनल का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है हिसाब किताब, ठीक है, यानी कि बायोलॉजी में हम किस तरह से हिसाब किताब लगाते हैं। इसमें हम बेसिकली मैथ्स को यूज़ करते हैं और एल्गोरिथम को यूज़ करते हो, ठीक है। इन दोनों को हम यूज़ करके ना, मैथ और एल्गोरिथम को हम इस्तेमाल करते हुए बायोलॉजी जो है ना यानी कि लाइफ की जो है ना हिसाब किताब लगा रहे होते हैं कि यार ये चीज़ें किस तरह से हो रही हैं। जैसे कि आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है कि हम जो है ना अमाइनो एसिड्स जो है ना इनका सीक्वेंस पता लगवाते हैं, इनका सीक्वेंस पता लगवाते हैं किसमें, प्रोटीन में। अब इसका हमें क्या फ़ायदा हुआ, इससे हमें पता चला कि यार एक प्रोटीन जो है वो कैसे बनी है, किन किन अमाइनो एसिड से मिलके बनी है। अब इसका जो है ना हमें एक नॉर्मल पता होगा कि किन किन अमाइनो एसिड से किस किस तरह की तरतीब के अमाइनो एसिड से मिलके कौन सी वाली प्रोटीन बन रही है।
अगर हमें नॉर्मल पता होगा फिर ही हमें एब नॉर्मलिटी पता चलेगी। जैसे कि हमने पीछे फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी पढ़ी थी। फिजियोलॉजी में हम नॉर्मल फंक्शनिंग पढ़ रहे थे, जबकि पैथोलॉजी में हम कोई भी डिजीज़ पढ़ते थे। अब हमें पता होगा कि नॉर्मली एक चीज़ किस तरह से वर्क कर रही है, फिर ही तो हमें पता चलेगा कि यार अच्छा ये नॉर्मल नहीं लग रही, यानी कि इसमें कोई ख़राबी है, फिर हमें उसके पैथोलॉजी के बारे में पता चलेगा। कि हमें नॉर्मल नहीं पता तो हमें क्या पता यार क्या ख़राबी आ रही है बीच में, तो इसलिए हमें नॉर्मल पता होना ज़रूरी है। तो इसमें अब आपकी एग्जांपल बहुत अच्छी बन जाती है कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन ही है जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स के ऊपर पाई जाती है, हमारे खून में पाई जाती है, जो कि ऑक्सीजन जो है ना वो हमारे टिश्यूज़ तक पहुँचा रही होती है। अब क्या होता है कि नॉर्मली जो होती है ना, जो नॉर्मल HB है उसका अमाइनो एसिड का सीक्वेंस आपको नज़र आ रहा होगा। अगर वहाँ पर सिर्फ एक अमाइनो एसिड की पोजीशन चेंज हो जाए तो वहाँ पर क्या बन जाता है, सिकल हीमोग्लोबिन बन जाती है। अब ये जो सिकल हीमोग्लोबिन होती है ना, ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं रखती, ये ऑक्सीजन को टिश्यूज़ तक नहीं पहुंचा पाती, ठीक है, जिससे इन ऐसे लोग जिनको ये बीमारी होती है सिकल हीमोग्लोबिन, यानी कि उनके प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स जो है ना वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, तो क्या होता है कि उनमें जो है ना ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, उनको जो है सांस लेने में मसला हो रहा होता है, उनको जो है ना वो बहुत जल्दी थकावट हो जाती है। इसके अलावा जो है ना उनको जो है खून की कमी भी रहती है, ठीक है, तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है वो है बायोजियोग्राफी। अब जब बायोजियोग्राफी है ना, इसमें आखिर हम देखें तो बायो का मतलब लाइफ और जियोग्राफी का मतलब होता है हमारी अर्थ, यानी कि हम जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनका अर्थ के साथ रिलेशन, यानी कि ये किस तरह से अर्थ में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, ये कहाँ कहाँ पर रह रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं और ये एक स्पेसिफिक रीजन में ही क्यों रहते हैं, ठीक है। इसकी उन्होंने बताया हुआ है कि क्लाइमेट चेंज, एक लफ्ज़ आपकी बुक में लिखा हुआ है क्लाइमेट चेंज, यानी कि आबो हवा में तब्दीली। आबो हवा में तब्दीली किस तरह जो है ना वो जानदारों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ के ऊपर उसके ऊपर इफ़ेक्ट कर रही है। जिस तरह कि आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ कि अगर कहीं जो है ना वो कहत साली पड़ जाए, खुशक साली आ जाए, वहाँ पर ज़मीनें बंजर हो जाएं, ना तो उनके लिए फिर खुराक बचती है, ना तो उनके लिए पानी होता है, तो वहाँ पर ज़िंदगी जो है वो नामुमकिन हो जाती है। फिर लोगों को वहाँ से हिजरत करना पड़ती है, लोग दूसरी जगहों पर चले जाते हैं जहाँ पर जो है उनको जो है वो जो है ना जितनी भी एसेंशियल चीज़ें हैं जैसे कि खुराक है, पानी है, ये सारी चीज़ें जो है वो ज़िंदा रहने के लिए मैसर हों, तो फिर वो वहाँ से हिजरत करके चले जाते हैं। ये इसकी बेस्ट एग्जांपल आ जाती है। इसके अलावा फिर आप जो दूसरी एग्जांपल देख रहे हैं उसमें हमारे पास आ जाता है पोलर बियर्स। और पोलर बियर्स जो होते हैं वो बर्फ़ानी होते हैं, बर्फ़ानी बालू होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं इलाकों में रहते हैं जहाँ पर बर्फ़बारी हो रही होती है, ठीक है। वो दूसरी जगहों पे अगर आप उनको जी कराची में ले जा के छोड़ दें, किसी सहरा में ले जा के छोड़ दें, वो तो मर जाएंगे, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो उस तरह से जो है ना उस क्लाइमेट चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, और वो क्लाइमेट चेंज जो है यानी कि जो आबो हवा में तब्दीली आई है, अचानक से मौसम गर्म हो गया है, तो वो उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो फील्ड आती है वो है बायोस्टैटिक्स, ठीक है, बायोस्टैटिक्स। अब बायोस्टैटिक्स में बेसिकली क्या हो रहा होता है, बायो मीन्स लाइफ, स्टैटिक्स मीन स्टैट्स, ठीक है। बायोस्टैटिक्स में बेसिकली क्या होता है कि हम स्टैट के मदद से जो है ना वो ऑर्गेनिज़म्स को जो है ना उनको उनके डाटा को हम एनालाइज करते हैं, यानी कि उनका तज्ज़िया करते हैं और उनको इंटरप्रेट करते हैं। इस तरह से हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ जो है ना वो किस तरह से ज़रूरी है। जिस तरह की इसकी मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ उससे आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी कि क्या होता है कि अब कोरोना वायरस आया था, तो हमारे जो है ना सपोज़ आप फ़र्ज़ कर लें कि इस तरह कहा गया था कि जी 22 करोड़ आवाम है पाकिस्तान में, तो 10 करोड़ को कोरोना हो गया है। अब हर पेशेंट तो हॉस्पिटल नहीं जा रहा था जिसको कोरोना हुआ था, कुछ घर में बैठे हुए थे, कुछ वैसे ही जो है वो ठीक हो गए, कुछ ने जो आसपास के डॉक्टरों से जो है मेडिसिन ले ली, हॉस्पिटल गए ही नहीं। तो फिर हमारी हुकूमत को कैसे पता चला कि जी इतने लोग जो है वो इन्फेक्ट हुए हैं कोरोना वायरस से, बायोस्टैटिक्स की मदद से, ठीक है। और इसी तरह आप एक और एग्जांपल ले लें कि इसमें क्या होता है कि जैसे कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ठीक है,
जो लोग जो है सिगरेट पीते हैं, कहते हैं कि उनको लंग कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब जी बता दिया गया है कि जी इतने परसेंट लोग आखिर स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उनमें से इतने परसेंट यानी कि आप एग्जांपल ले लें कि 30% लोग जो है ना वो स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं इनमें से 10% लोगों को चांस है कि उनको क्या हो जाए, लंग कैंसर हो जाए। तो ये किसने बताया, ये स्टैट्स ने बताया। इन्होंने जो है ना एनालाइज़ किया, कुछ फार्मूलाज अप्लाई किए अपने, जिससे पता चला इन्हें कि यार अच्छा इतने परसेंट लोगों में से इतने परसेंट लोगों को जो है वो लंग कैंसर हो सकता है। तो ये बायोस्टैट ने बताया। तो बायोस्टैट का भी हमारी जो मेडिकल रिसर्चेस हैं या फिर जो हमारी हेल्थ केयर जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें बड़ा रोल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी, बायो मीन्स फिर से वही लाइफ, टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्नोलॉजी। अब चूँकि हमें पता है टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी के बगैर ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं है। अब इसमें बेसिकली क्या है कि हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया है, ठीक है। और इसमें बेसिकली हम अक्सर औकात ऐसे होता है कि अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए हम दूसरे जानदारों की ज़िंदगी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है इंसुलिन की, ठीक है। अब क्या होता है कि एक ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं पैंक्रियास, ठीक है। इसको आप लबलबा भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये इंसानों के अंदर पाया जाता है। इसने क्या करनी होती है, इसने इंसुलिन बनानी होती है, ठीक है। ये एक हेल्दी पर्सन में हो रहा है, यानी कि जो बिल्कुल सही है, जो एक हेल्दी पर्सन है उसका पैंक्रियाज इंसुलिन बना रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ एक वो पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ है, ठीक है, जिसको क्या है, डायबिटीज़ है, यानी कि जो शुगर का मरीज़ है। आपने सुना होगा कि जो शुगर का मरीज़ है वो क्या रह रहा होता है, वो इंसुलिन लगा रहा होता है अपने। तो इसमें क्या होता है कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनका जो पैंक्रियाज है, यानी कि जो उनका लबलबा है, वो इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो नहीं कर पाता, वो इंसुलिन नहीं बना पाता। अब इंसुलिन ने क्या करना होता है कि इसने जो है शुगर को कंट्रोल करना होता है। अब इंसुलिन ही नहीं है, शुगर नहीं कंट्रोल होगी तो शुगर की बीमारी हो जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी। तो अब हम इस तरह तो नहीं छोड़ सकते ना इन पेशेंट्स को, तो हमने इनका इलाज भी ढूंढना था। इलाज हमने किस तरह से ढूंढा कि हमने एक बैक्टीरिया लिया, ठीक है, एक बैक्टीरिया लिया और फिर एक हेल्दी पर्सन जिसका पैंक्रियाज बिल्कुल सही काम कर रहा था, उसके वो सेल्स लिए जो कि इंसुलिन बना रहे थे, ठीक है। अब वो सेल्स जो इंसुलिन बना रहे हैं एक हेल्दी इंसान में से, ठीक है, और फिर एक बैक्टीरिया लिया, इनको हमने जो है ना लैब में खुद ग्रो करवाया एक कल्चर मीडिया डाल के। कल्चर मीडिया वो होता है कि जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स को हम वो वाली सारी सहूलियात जो है ना वो प्रोवाइड करें जिसमें वो ज़िंदा रह सके और आगे ग्रो कर सके। तो बैक्टीरिया सबसे पहले कौन सा था, एक बैक्टीरिया था, ठीक है। हमने इसको ग्रो करवाया, एक बैक्टीरिया था, 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, इस तरह से इनकी जो है ना कॉलोनी बढ़ती गई। अब ये सेल्स बेसिकली हमने इन बैक्टीरिया के अंदर डाले हुए थे, ठीक है, इन बैक्टीरिया के अंदर डाले थे और बाद में इन बैक्टीरिया को ग्रो करवाया था। अब बैक्टीरिया ग्रो करते गए, सेल्स भी साथ में ग्रो करते गए। तो ये सेल्स क्या कर रहे थे, इंसुलिन बना रहे थे, तो इन बैक्टीरिया ने भी इंसुलिन बनाना शुरू कर दी। फिर वो इंसुलिन हमने इधर से ली, ठीक है, इन बैक्टीरिया में से ली और ये जो डायबिटिक पेशेंट था ना इसके अंदर लगा दी। तो इस तरह से इसको भी इंसुलिन मिल गई, लेकिन बाहर से। और वो बाहर से कहाँ से आई, बैक्टीरिया से। यानी कि एक जानदार के इस्तेमाल करते हुए हमने दूसरे जानदार की जो है वो ज़िंदगी को बेहतर बनाया। नेक्स्ट जो आपके पास आती है वो है बायो इकोनॉमिक्स। अब बायो इकोनॉमिक्स, बायो अगेन लाइफ, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मतलब होता है मुआशियत, ठीक है, मुआशियत मीन्स बिज़नेस। अब हम जो है ना किस तरह से जो है हमने इस फील्ड में भी बिज़नेस जो है ना डाल दिया है। वो लोग जो बिज़नेस माइंडेड होते हैं उसको हर जगह बिज़नेस ही नज़र आ रहा होता है, ठीक है। उन्होंने इधर भी बिज़नेस को घुसेड़ दिया है। क्या किया है उन्होंने कि बेसिकली हम क्या करते हैं, बिज़नेस में क्या होता है, हम प्रॉफिट और लॉस देख रहे होते हैं। तो बेसिकली साइंटिस्ट ने क्या किया, बायो इकोनॉमिक्स की फील्ड डेवलप की जिसमें इनको पता चल सके कि कौन सा जानदार जो है इनको कितना नुकसान दे रहा है और कितना फ़ायदा दे रहा है। जैसे कि आपके यहाँ एग्जांपल दी हुई है प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। इसका क्या मतलब, क्रॉप होता है फसल, यानी कि हमने कोई नई किस्म, न्यू वैरायटी नई किस्म की कोई फसल जो है ना वो हमने उगाई है। तो
उसकी प्रोडक्शन यानी कि उसकी पैदावार कितनी है। अब बायोस्टैट भी इसमें लगेगी, बायोइकोनॉमिक्स भी लगेगी। बायोस्टैट में बताएगी कि यार हमने इतने बीज डाले हैं तो हमें इतनी % फसल मिलेगी, हमें इतने गुना ज़्यादा फसल मिलेगी। बायोइकोनॉमिक्स भी आगे देखेगी यार हमें इसमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो ये हमारे पास बायोइकोनॉमिक्स हो गई। अब उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारा समझ आ गया होगा, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। अगर कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कैरियर्स इन बायोलॉजी को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।